सामंत कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता। सामंत अवसर होता है और आपने भी इनकी भूख के अवसर का सामंतशाही व्यवस्था लागू करके इन्हें अपने शर्तों पर अपने हिसाब से एक नर्तकी बनाकर रखा है। एक ही घर में दो बच्चों के साथ दो तरह के रंग भेद की नीति क्यों? सत्ता आप कटघरे में खड़े होते हैं, इन शिक्षकों के साथ, इनके सम्मान के साथ आप बहुत ही गंदा व्यवहार कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री, आपके जो ऑडियो हैं वो पूरे सत्ता की मानसिकता पर सवाल करते हैं। मित्रों नमस्कार। जी हाँ, आप देख रहे हैं खुलता आसमां और मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज मानव। आज संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उद्देश्यों को समृद्ध करना है, और उसके लिए हमने जो अपना डिजिटल माध्यम खुलता आसमां आप लोगों के साथ जोड़ करके रखा है, उस पर हमारा एक चंक है फोर्थ आई। और अपने इस फोर्थ आई के माध्यम से आज हम आपके सामने एक ऐसे स्थिति का उद्भेदन कर रहे हैं, बल्कि उस पर एक बड़ा ही विस्तृत ब्यौरा आपके सामने रखने आए हैं, जिसे हम बहुत लंबे अरसे से ऑब्जर्व कर रहे थे। उस पर हमारी नजर थी, हमारी आंखें उस पर टिकी और गड़ी हुई थी, और देख रहा था कि और किस स्तर तक नैतिक पतन हो सकता है। यह देश लोकतंत्र का है। लोकतंत्र यानी समता अर्थात समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में किस तरह से राजतंत्र भी शर्मसार हो रहा है, और सत्ता में आसीन लोग अपने आप को जमींदारी व्यवस्था से भी ज्यादा क्रूर बनाकर रखे हुए। जहां आज हम बात करेंगे शिक्षकों के हड़ताल पर। हम जजमेंटल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। हम सबसे पहले आपके सामने उस सच्चाई को रखेंगे जो हो रहा है। आपको कुछ ऑडियो क्लिप भी हम सुनाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से, किस दंभ में सत्ता जी रही है। शिक्षकों के ऊपर तमाम आरोप, शिक्षक की अपनी क्या क्षमता है, इन तमाम चीजों पर विश्लेषण से पूर्व जो वास्तविकता है उसे जानना बहुत जरूरी है। जो हम ऊपर ऊपर चीजों को समझ रहे हैं, उसके अंदर तहकीकात करने की जरूरत है, जिसे ना कोई मीडिया बहुत ही खास तरीके से उस पर एनालिसिस कर रहा है, और खैर सत्ता की तो बात ही क्या करनी। और सबसे बड़ी बात है कि वर्चुअल मीडिया पर भी इन चीजों को लेकर के कोई बातें खुलकर नहीं की जा रही है। एक बस बायसनेस रखा गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आइए आज हम शिक्षकों के हड़ताल के बारे में बात करते हैं, और आपके सामने मैं पूरा डेटा रखूंगा कि कैसे, किस तरह से, कब, कहां, क्या, और एक सत्ता धमकी वाले अंदाज में किस तरह से पेश आ रही है हमारे शिक्षकों के साथ। तय आप करें कि इसमें क्या सही है, कितना सही है, कितना गलत है। हम बस चीजों को अपने नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उस पर कोई फैसला नहीं सुना रहे। आपके सामने तथ्य को रखेंगे, और तथ्य के बाद उससे जुड़े जो भी कागजात, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, वो हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कैसे
क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, इनके मंत्री किस तरह की बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए क्या बात। सर हम एक शिक्षक बोल रहे हैं सर। सर कहाँ आप से? बेगूसराय से सर्वर आजाद नाम हुआ सर। अच्छा बताइए। शिक्षक नेता हैं सर। का ये सर से रिक्वेस्ट था कि आपकी अपील को हम लोग सर मानते हैं सर्वोपरि है, लेकिन सर जो कुछ मुद्दे हैं उसको मतलब जो है डिस्टेंस बना करके शिक्षक संघ के साथ वार्ता कर लेते तो हम लोगों का हड़ताल, फिर हम लोग भी आपके साथ काम करते सर। नहीं ठीक है, आपका सुझाव ठीक है, लेकिन हम देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। कुछ शिक्षक भी किस तरह से चीजों को ग्रिड फैक्टर क्रिएट करके और डिप्लोमेसी क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी एक इसमें एक जगह निकल करके आया है। हम उस पर भी बात करेंगे और शायद ऐसी ही वजह है जिसके चलते ये आंदोलन इतना लंबा खींच रहा है, जबकि इन्हें समझना चाहिए कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा लूट लेंगे लोग मेरे गांव के। तो आइए चलते हैं शिक्षकों के हड़ताल के विश्लेषण की तरफ। जी हां, लेकिन इससे पहले जी हां बिल्कुल, आप हमारे खुलता आसमां को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमारे सच की आवाज को दूर तक तभी जगह मिल सकती है जब आप हमारे QLTA खुलता आसमां को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज आपको तुरंत मिल जाएं और कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। जो हमने डेटा निकाला है और उस पर जो हम समझ पा रहे हैं, 4.5 लाख टीचर स्ट्राइक पर हैं। जी हां, 4.5 लाख टीचर स्ट्राइक पर हैं, जिसमें से लगभग 70 के आसपास, 60 से 70 के बीच में शिक्षकों की मौत हो गई है। किसी की मौत किडनी फेल होने से, दवाई के अभाव में, किसी की मौत शुगर की दवा नहीं चल पाने की स्थिति में, और किसी की मौत इस डर से कि हमारी नौकरी चली जाएगी। चूंकि आनंद किशोर जो सत्ता के रसूख हैं, यानी एक IAS अधिकारी हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये धमकी दे डाली कि आप नियोजित शिक्षक हैं और आपने बॉन्ड पर यह साइन किया था कि अगर आप 90 दिन अपने कार्य दिवस पर उपस्थित नहीं होंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। यानी ये प्री प्लान्ड था कि इन्हें हड़ताल भी नहीं करने दिया जाना है भविष्य में कभी भी, और नौकरी जाने के डर से भी इन शिक्षकों में से ज्यादा की मौत शायद हो रही है। वो भयभीत हो रहे हैं, उन्हें नौकरी जाने की डर है, और इससे लगभग 2% के आसपास, जिसका डेटा अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे, जो गया जिला का है प्रखंडवार। आप अभी स्क्रीन पर मैं एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा आपके सामने रखूंगा, वो गया डिस्ट्रिक्ट है, और गया डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक वाइज उसमें आपको दिखेगा कि कितने लोग हड़ताल पर हैं और कितने लोग हड़ताल से वापिस हुए हैं। टोटल गया डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल से वापिस होने वालों की संख्या कितनी है और लगातार हड़ताल पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। वो लगभग 2% लोग हैं जो हड़ताल वापसी कर रहे हैं, जो भूखे बिलबिला रहे हैं, उनके बच्चों को खाने को नहीं है, अपने बच्चों के तड़पते चेहरे को देख करके वो वापिस हो रहे हैं। और इसे सरकार अपनी जीत समझ रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है जहां समानता हमारा अधिकार है, हमारी बेबसी लाचारी का दोहन और सत्ता सामंत। यह हड़ताल नहीं है बेशक, इसे आप भी समझेंगे,
कि ये कतई हड़ताल नहीं है, ये संघर्ष है सम्मान का, ये युद्धनाद है सम्मान का। आप समझिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। बिहार एक ऐसा प्रांत है जिसे छोड़ करके देश के किसी भी प्रांत में टीईटी के शिक्षक, जी हां गौर कीजिएगा, टीईटी के शिक्षक नियोजित नहीं हैं, वो नियमित हैं और उनको वही पे स्केल मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नियोजित। इसके साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में भी जो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, वहां काम करने वालों के पीएफ कटा करते हैं। इन नियोजित शिक्षकों का पीएफ नहीं कटता है। अब आप सोचिए कि 60 साल की उम्र सीमा इन्होंने नौकरी की तय कर दी है। उसमें एक नियम लगा दिया कि 90 कार्य दिवस अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका पीएफ नहीं कटेगा। और एक सबसे खास बात, आप देखते होंगे कि जो हमारे क्या बोलूं मैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जी हां हमारे मुख्यमंत्री, जिनका सपना है कि हर पंचायत में हाई स्कूल होनी चाहिए। उस हाई स्कूल में जो शिक्षक होंगे वो बीएड होंगे, टेट कंप्लीट किए हुए होंगे, पीजी होंगे, ग्रेजुएट होंगे, लेकिन उन्हें संचालित कौन करेगा? मैट्रिक पास ट्रेंड नियमित शिक्षक। यानी उन शिक्षकों को इस लायक भी नहीं समझा जाता है कि वो आने वाले भविष्य में प्रधान भी बन सकें। यानी मैट्रिक में पढ़ाने वाले, +2 को पढ़ाने वाले शिक्षक प्राइमरी के प्रिंसिपल से कंडक्ट होंगे, 10th पास ट्रेंड टीचर से कंडक्ट होंगे। उनका अपना कोई अधिकार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक ही जगह, ये बहुत ही मानवीय आत्मसम्मान के स्तर पे आप देखिए कि आप एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, और आपकी जो आय की राशि तय की गई है, आप नियोजित हैं, आप हमारे कृपा पात्र हैं, इसलिए आपको हम 25,000 रुपया देंगे, जबकि जो नियमित हैं वो उसी काम के लिए 60 से लाख रुपए तक प्राप्त करेंगे, 80,000, 85,000 इस तरह से प्राप्त करेंगे। इसके अलावे 25,000 पाकर के भी उनका दोहन होना है। तो आप देखेंगे अपने स्कूलों में जाकर के कि किस तरह से नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के बीच में ये भेदभाव दिखता है, स्पष्ट दिखता है, और ये ओवर रूल्ड करते हैं, ये देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं ये सम्मान की लड़ाई। इस सरकार की दूरदृष्टि पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। नियोजित शिक्षक जहां बहाल है वहां से वो दूसरे जगह नहीं जा सकता, उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। अब आप सोचिए, एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर उसकी नौकरी लग जाती है और उसके बाद वो अगर ससुराल चली जाती है, ससुराल अगर वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर वो या तो रोज 50 किलोमीटर दूर गांव में, सुदूर गांव में जाकर के पढ़ाए। अब ऐसी स्थिति में परिवार का पालन, जो कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, ऐसी मान्यता है और ये सच भी है। कहा जाता है कि बच्चों का प्रथम स्कूल घर होता है और उसके प्रथम गुरु उसकी मां होती है। अब जो शिक्षिका 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर शादी के बाद पढ़ाने जाएगी, पढ़ा करके आएगी, फिर घर की जिम्मेदारियों के साथ जुड़ेगी, कितना न्याय कर पाएगी अपने साथ और अपने से जुड़े भविष्य के साथ, यानी उन बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। और आज हालात ऐसे हैं बिहार में कि वैसी लड़कियां जो कंवारी थी और उनको नियोजित शिक्षक, उन्होंने मेहनत करके पढ़ लिख करके टेट पास किया और वो उनके लिए श्राप बना, अभिशाप बना
कि नौकरी लगने के बाद जब उनकी शादी होती है तो या तो नौकरी नहीं तो परिवार। अगर नौकरी चाहिए तो परिवार आपका टूट रहा है, विखंडित हो रहा है और स्थिति डाइवोर्स तक पहुंचने की नौबत आ जाएगी। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी ही सोची समझी साजिश भी दिखती है, उसका भी बू आता है। तय आप करेंगे कि क्या ये लड़ाई वाकई धर्म युद्ध है, यह सम्मान की लड़ाई है, या फिर ये शिक्षक बस यूं ही बस लड़े जा रहे हैं और अपने शिष्यों के साथ ये शिक्षक अन्याय कर रहे हैं। क्या वाकई ये शिक्षक अन्याय कर रहे हैं या सत्ता अन्याय कर रही है? एक बड़ा ही हास्यास्पद बात याद आती है। जब हड़ताल हुआ था तो सत्ता ने कहा था इन शिक्षकों को कि आप में से कितने योग्य हैं। तो भाई साहब, अगर ये योग्य शिक्षक नहीं है तो इन्हें योग्यता देने वाले लोग पर सवाल है। क्या वो अयोग्य हैं जिन्हें योग्यता का मानदंड ही पता नहीं था कि किस मानदंड पर शिक्षक की बहाली की जानी है? सवाल आप पर है और उससे पहले बर्खास्तगी आपकी है और आपको अब तक जो भी सेवा भत्ता मिला है वो उसे वापस लिया जाना चाहिए। अभी मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं हमारे शिक्षा मंत्री माननीय कृष्णनंदन वर्मा जी का, जिनसे बेगूसराय के हमारे एक शिक्षक प्रतिनिधि जो वहां के स्थानीय शिक्षक संघ के नेता भी हैं, उन्होंने जो बात की। और आप देखिए कि किस तरीके से दबे अंदाज में माननीय मंत्री धमकी भी दे रहे हैं। उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है, पहले आप सुन लीजिए। लॉकडाउन के चलते आप लोगों से हम लोग बराबर गुजारिश कर रहे हैं कि अरे भाई ये हालात जो है ये बहुत नाजुक है, जी को मानवीय संवेदना होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर हम लोग करते रहेंगे। जी सर, हम लोग जो हड़ताल के अवधि में भी पूर्व में भी हम लोगों ने आज से 1 महीना पूर्व हम लोगों ने एक कैंप चलाया, लोगों को जागरूक किया, हाथ कैसे मलना, साबुन बांटा, मास्क बांटा, हम लोग ये काम करते रहे सर। और हम चाहेंगे कि हम भी इस समाज में लोगों को अपना जो है कुछ अच्छा योगदान करें, ताकि कल हमें भी एक शौक गर्व से हम कह सकें कि हमने भी इस काम को किया है सर। सही बात है, तो मौका है आदमी को इसमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। जी सर। और जहाँ तक हड़ताल का सवाल है, इस लॉकडाउन में सबका तो सैलरी कट रहा है। जी सर। सैलरी बढ़ने का कोई सवाल है? तो सर अभी तो हम लोग जान रहे हैं स्थिति, सर हम जान रहे हैं स्थिति अभी खराब है, लोगों के साथ अभी जो है सरकार को घाटा। लेकिन सर स्थिति जब अच्छी हो जाएगी एक तो करेंगे उस पर तो हम लोग बात करेंगे। हाँ तो सर ये अभी आप लोग हड़ताल तोड़वाने के लिए दबाव डालिए संघ पर। जी सर। हड़ताल तोड़वा दीजिए। जी सर। आगे आने वाला और परेशानी बढ़ सकती है आप लोगों की। सर जो हड़ताल तोड़वाइए और उसके बाद जब सामान्य दिन होगा तो हम लोग फिर बात करेंगे। सर तो जो आम शिक्षक हैं उन लोगों का कहना है सर कि यही बात को सिर्फ एक लिखित दे देते हैं तो हम लोग जो हड़ताल पे वापस आ जाएंगे सर। अरे ये सब कौन सी शर्त लगाते हैं? शर्त की बात नहीं सर शर्त की बात नहीं है। हालात को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए बिल्कुल सर आदमी को वापस हो जाना चाहिए। नहीं तो ये सब अच्छा यानी मैसेज नहीं है। हाँ ये तो सर सही कहना है। जो अभी परिस्थिति है देश का, राज्य का, इस पर गौर कीजिए, उसके बाद फिर बात कीजिए। जी। आपने सुना? देखिए इसमें माननीय मंत्री क्या बोल रहे हैं। आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप लोग संघ पर दबाव डालकर हड़ताल को तोड़वाइए। दूसरी बात, कोरोना के इस संकट की घड़ी में आप लोगों के अंदर संवेदना होनी चाहिए और ऐसे में आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, बिहार में अब तक कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है और इन शिक्षकों के मरने की संख्या कितनी है? संवेदना के सवाल में तो आप भी कटघरे में खड़े हो रहे हैं, आपकी सत्ता भी कटघरे में खड़ी हो रही है। इसका क्या करेंगे आप?
आज एक शिक्षिका की मृत्यु हुई है, रेणु जी की। वो भोजपुर के गहरुआ गांव की रहने वाली है। तरारी प्रखंड में पड़ता है भोजपुर, गहरुआ गांव की रहने वाली है। और वो जहां पढ़ाने जाती हैं उसका नाम है पचमा प्राथमिक विद्यालय, वहां की प्रभारी हैं वो। उनकी मृत्यु हो जाती है, किस लिए? किडनी फेल हो जाने से। कल मोहम्मद सुहेल जी की मृत्यु हो जाती है, किस लिए? पैसे के अभाव में इलाज। जबकि उनके बारे में ऐसा बताया गया कि वो काफी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति थे। जी, हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं और संवेदन शून्यता का आरोप शिक्षकों पर लग रहा है, क्योंकि ये नियोजित शिक्षक हैं। इन्हें जब मन करे तब आंगनबाड़ी में लगा दो, जब मन करे तब काउंटिंग में लगा दो, जब मन करे काउंटिंग इन द सेंस की जनसंख्या के ये में लगा दो, जब मन करे दवा पिलाने में लगा दो। तो आज भी खाना बंटवाने और इन तमाम चीजों के लोगों को पकड़ पकड़ करके लाने के लिए इन शिक्षकों की जरूरत थी, दिहाड़ी मजदूर की तरह। इसलिए संवेदन शून्यता का आरोप। और देखिए आज एक और देखिए आप एक खबर, अभी एक एपेडेमिक एक्ट टीचर के ऊपर लागू किया गया है। जी हाँ, एपेडेमिक एक्ट। उस एपेडेमिक एक्ट में जो लोग ऐसे महामारी में सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं और अगर साथ में नहीं खड़े होते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनके ऊपर FIR किया जाएगा। अभी मैं आपको एक लेटर सुनाता हूं, ये आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर भी ये लेटर है, जिसमें बड़े ही अजीब अंदाज में आप जब पत्र सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन सी राजनीति हो रही है, ये कौन सा सत्ता चलाया जा रहा है। ये 24 अप्रैल 2020 को नसीम अख्तर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, जिन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र निर्गत किया है पत्रांक संख्या 1443 से। विषय में लिखा गया है कि 24/4/2020 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा VC में दिए गए निर्देश का अनुपालन अगले 3 दिनों में करने के संबंध में। उपर्युक्त विषय में आप अवगत हैं कि जिले के नियोजित प्रारंभिक शिक्षक शिक्षिका लगातार हड़ताल पर है, जिसके कारण सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं यदाकदा अवरुद्ध हो रही है। जो प्रारंभिक शिक्षक शिक्षिका हड़ताल में वापस आना चाह रहे हैं, उन्हें अपने प्रखंड में योगदान कराएं और उनके हड़ताल अवधि को नो वर्क, गौर कीजिएगा, उनके हड़ताल अवधि को नो वर्क नो पे में गणित कराते हुए उन्हें यह सुझाव दें कि यह संभव है। ग्रिड फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। यह संभव है कि सरकार उक्त अवधि को सेवा में टूट नहीं मानेगी और इस संदर्भ में आपके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। माने एहसान, आपने जो हड़ताल किया, अपनी मांग रखी, अपने सम्मान की लड़ाई ली, ये कोई मायने नहीं रखता है। एहसान सरकार आप पर कर रही है। अगर उस आपके ऊपर से FIR हटा लिया गया, आपके ऊपर से निलंबन हटा लिया गया, आपको उस समय का नो वर्क नो पे के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग हमने एक्सेप्ट की है और अगर दे रहा हूं तो मेरा एहसान मानिए। पॉइंट 3, पॉइंट 2, जो प्रारंभिक शिक्षक शिक्षिका निलंबित हो गए हैं उनके विरुद्ध, जो जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। यदि वे योगदान करना चाह रहे हैं तो उन्हें योगदान कराया जाए और उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई समाप्त करने के लिए अपेक्षित पहल करने हेतु निर्देश दिए गए। इसके बाद भी, ये कंडिका 3 में है,
इसके बाद भी जो शिक्षक शिक्षिका बीआरपी सीआरसी योगदान नहीं करते हैं, ये आपको एकदम टैली करेगा जो माननीय मंत्री का ऑडियो है, योगदान नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध नियोजन इकाई को निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा भेजकर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। कंडिका 4, प्रखंड स्तरीय वैसे संगठन के नेतागण जो इन शिक्षक शिक्षिका को योगदान करने के लिए अवरुद्धता उत्पन्न करते हैं, उन्हें तत्क्षण चिन्हित कर उन्हें नियोजन इकाई के माध्यम से निलंबित कराएं। आप उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें और उनकी सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा हेतु भेजें। आप अवगत हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो शिक्षक शिक्षिका 3 महीने, जिसकी चर्चा मैं पहले में कर चुका हूं, जो शिक्षक शिक्षिका 3 महीने अथवा उससे अधिक दिनों तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, उनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे स्थिति को भी आप अपने प्रखंड में समीक्षा कर उपरोक्त निर्देशित बिंदुओं पर कृत कार्रवाई करते हुए दिनांक 28/4/2020 तक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि अगले शुक्रवार को होने वाली वीसी से पूर्व इस आशय का प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को भेजी जा सके। अगले शुक्रवार यानी जो कमिंग फ्राइडे है, 24 के बाद का जो कमिंग फ्राइडे है, तब तक आदेश की अवहेलना एवं शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए आपके विरुद्ध दिनांक 28/4/2020 को ही प्रपत्र को गठित कर विभाग में भेज दिए जाएंगे। जी, इस तरह से धमकी भरे पत्र दिए जा रहे हैं। और मैं आपको ये जो पत्र दिया गया है, इसके बाद एक प्रारूप भी भेजा गया है, जो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। ये प्रारूप है जो मेरे पास जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर का उपलब्ध हो पाया है। पत्रांक संख्या 1718, जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा, सभी प्रखंड जिला पदाधिकारी के लिए, बीईओ के लिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, 29/4 को प्रखंड में पदस्थापित संगठन से जुड़े हुए शिक्षक नेताओं की सूची पदनाम सहित उपलब्ध कराने के संबंध में। ये 29/4 को, माने इस लेटर को 24 को दिया गया और 29 को ये लेटर एक प्रारूप के साथ भेजा जाता है और उसमें लिखा जाता है कि उपर्युक्त विषयक के संबंध में अंकित करना है कि आपके प्रखंड में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिका नेता जो किसी न किसी शिक्षक संगठन अथवा संघ से जुड़े हैं और हड़ताल से वापस आने वाले शिक्षकों को वापस लौटने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं एवं हड़ताल को निरंतर करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों की सूची विहित प्रपत्र में 24 घंटे के अंदर मेल आईडी एक दिया गया है पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और उसके बाद एक प्रारूप दिया गया है नीचे, उस प्रारूप में जो नाम लिख के भेजा जाना है उसमें है क्रम संख्या, संगठन का नाम, माने किस संगठन से वो जुड़े हुए हैं नेता, संगठन के प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षक का नाम, संगठन के पदधारक, नियोजन इकाई, नियोजन का वर्ष, नियुक्ति की तिथि और अभियुक्ति यानी रिमार्क्स। ये लेटर 29/4/2020 को भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के लिए निर्गत होता है और शायद ये सभी जिला में निर्गत किया गया होगा, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं अभी। इसके बाद एक प्रपत्र में और आपको बता रहा हूं, जो 24/4 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में उठाए गए कतिपय बिंदुओं को लेकर के आवश्यक मार्गदर्शन देने के संबंध में है। आर.के. महाजन, अपर मुख्य सचिव, पत्रांक संख्या आप देखेंगे स्क्रीन पर, समझ में नहीं आ रहा है, 24/4 का ही है ये, 1971 है या 197 है। महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 24/4/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में किए गए परीक्षाओं के समाधान हेतु आवश्यक विमर्शोपरांत निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। अब निर्देश क्या क्या है वो देखिए। पॉइंट 1, निलंबित शिक्षकों को उनके निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वहन भत्ता का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। माने जो जब आप सस्पेंड हो जाते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होंगे और शिक्षक बंधु तो इस चीज को हमारे गुरु लोग तो जान ही रहे हैं कि निलंबन के बाद एक जीवन भत्ता दिया जाता है, वो भी रोका गया था। उसे 24/4 को अपर मुख्य सचिव ने एक लेटर देकर के उसे रिलीज करने की बात की है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष जो हड़ताल से वापस आकर योगदान देने के इच्छुक हैं को प्रभावी लॉकडाउन के कारण आवागमन बाधित होने की स्थिति में यदि जिला कार्यालय पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षक के कार्यालय में जाकर योगदान देने में कठिनाई हो तो इस आशय की सूचना अंकित करने हेतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिस प्रखंड में हो उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान दे सकते हैं। यानी लगातार दबाव ये बनाई जा रही है कि आप योगदान कीजिए, हड़ताल से वापस होइए। जबकि आप जो बेगूसराय के जो नेता हैं, स्थानीय नेता, उन्होंने जो शिक्षा मंत्री से बात की है उसमें ये कहा गया कि सर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए एक बात कर ली जाए और जो आप कह रहे हैं वो बात लिखित दे दीजिए हमको। इस पर वो बोलते हैं कि तो आप शर्त लगा रहे हैं, मतलब साफ है कि आपकी नीयत में खोट है, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। और इसलिए इस तरह के तमाम जो हम आपके सामने डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर भी भेज रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये इसलिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में एक पंजी अलग से संधारित कर ऐसे शिक्षकों की सूचना लिपिबद्ध की जाए। साथ ही इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को दी जाए, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक के कार्यरत अवधि के वेतन भुगतान के साथ साथ योगदान के अवधि के लिए भी वेतन आदि का भुगतान किया जा सके। हड़ताल की अवधि के लिए नो वर्क नो पे का सिद्धांत पूर्ववत लागू रहेगा। नियत बहुत साफ दिख रही है। पॉइंट 3, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 5वें चरण के नियोजन के अंतर्गत जुलाई 2000, बहुत ही गौर से सुनने की बात है जो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि जुलाई 2019 में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की कार्रवाई अर्थात प्रमाण पत्रों को जांच हेतु यदि संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय को पूर्व में प्रेषित किया गया हो तो अद्यतन यानी अपडेट जांच लंबित हो तो प्रभावी लॉकडाउन के मद्देनजर उनके कार्यरत अवधि के माह अप्रैल 2020 तक के वेतन आदि के भुगतान की सशर्त अनुमति दी जाए। यदि जांच में संबंधित शिक्षक का प्रमाण पत्र जाली पाया जाएगा, गौर कीजिएगा, उनको पदस्थापित कर दिया गया, लेकिन अभी प्रमाण पत्र जांच हो रहा है और उसमें जाली पाया जाएगा, यानी ये एक प्रेशर है कि फिर से जांच कर रहे हैं। तरह तरह के साम दाम दंड भेद हर विधि अपनाई जा रही है इस हड़ताल को तोड़ने के लिए। खैर, आप आगे सुने। माने आपको इनके चेहरे के अंदर चेहरा, चेहरे के अंदर चेहरा और उस चेहरे के अंदर न जाने कितने चेहरे दिखाई देंगे। यदि जांच से संबंधित शिक्षक का प्रमाण पत्र जाली पाया जाएगा तो भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली करते हुए संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि जो आदमी
जो अपने बाल बच्चों की परवरिश इस नौकरी पर ही कर रहा होगा, उसे आपने डॉक्यूमेंट को देख करके किस आधार पर उसको पहले आपने पदस्थापित किया और अब आप उसको कोई भी कॉज लगा करके इस तरह का और आप उसको हटा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो जिन्होंने पदस्थापित किया उनको डिस्चार्ज कीजिए, बर्खास्त कीजिए और उनसे उनके पूरे से जो भी उन्होंने उनको सेवा भत्ता मिला है उनसे वापस ले लिया जाना चाहिए कि किस आधार पर आपने ऐसा किया। ये ठीक उसी तरह से बात है जैसे एक लड़की बिहार बोर्ड के एग्जाम में टॉप करती है और उसे गलत नंबर दे दिया जाता है और जेल से भेज दिया जाता है। भाई दोस्त तो आपके सिस्टम में है। सत्ता का सुख कौन नहीं लेना चाहता? अपना अगर पैसे से दुनिया बिकती है तो कौन नहीं खरीदना चाहता? मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता। और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। कोनो बात है? आपने उस सिस्टम पर उंगली क्यों नहीं उठाया? सबसे पहले उसे आप तत्काल प्रभाव से, जब तक ये जांच स्पष्ट अपना कोई रुख अख्तियार नहीं कर लेती तब तक आप छुट्टी पर रहेंगे। कम से कम ये तो अधिकार था, ये तो आप पहल कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो सेकेंडरी हो गया। सबसे पहले उठाओ और स्टूडेंट को जेल में डाल दो। वो कहते हैं ना, देहाती बिहारी कहावत है कि कदुआ पर हंसुआ बड़ी तेज चलता है। वही कदुआ पे हंसुआ है एक स्टूडेंट की औकात क्या जो भी मैट्रिक या इंटर पास कर रहा है। माह मई 2020 और अगले माह के वेतन आदि का भुगतान प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत ही किया जाएगा। जी, कृपया उक्त निर्देश को ध्यान में रखकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाए। साथ ही हड़ताली शिक्षकों के वेतन आदि के योगदान करने एवं भुगतान के संदर्भ में पूर्व में निर्गत निर्देश को ऊपर के कंडिकाओं में वर्णित निर्देशों के अनुरूप संशोधित समझा जाए। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। 24/4/2020 आर.के. महाजन, अपर मुख्य सचिव। ये इनका पत्र है। अब आपको एक और बड़ा अजीबोगरीब चीज मैं बताता हूं। मिथिलेश कुमार, ये औरंगाबाद जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है। मिथिलेश कुमार, इन्होंने क्या किया कि दाऊदनगर नगर पंचायत अंतर्गत कन्या उच्च विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक पेत्रुस तिर्की, जिनकी मौत भूख की वजह से हो गई। भूख की वजह इसलिए कही जा रही है कि उनके पास खाने को नहीं था। आपको लग सकता है कि एक टीचर भूखे कैसे रह सकता है। अभी आपको मैं स्क्रीन पर आप देखेंगे कि कैसे शिक्षक दूध बेच रहा है, कैसे शिक्षक सब्जी बेच रहा है, किस हालात, किस दौर से गुजर रहे हैं शिक्षक अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, अपने परिवार को के भूख की आग को मिटाने के लिए। पेत्रुस तिर्की जी मधुमेह की बीमारी से ग्रसित थे और नियमित दवाई का पैसा नहीं होने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। ये रांची निवासी हैं पेत्रुस तिर्की, जिनका जन्म 16 जुलाई 1971 को हुआ, जिनकी नियुक्ति
21/12/2009 यानी लगभग 39 साल की अवस्था में इनको नौकरी मिली और पैसे के अभाव में आज 49 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु से पूर्व अस्पताल में उनके साथियों ने उनकी जांच कराई, जिसमें उनका हीमोग्लोबिन 2.0 पाया गया। जी 2.0 से कम था और वो इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने अपने मित्रों से पैसा नहीं मांगा, उनसे जितना बन सका किया और अंततः परलोक सिधार गए। एक इसमें जो सबसे बड़ा स्कैंडल है वो स्कैंडल ये है कि उन्हें दिसंबर 2019 तक का वेतन भुगतान किया गया था, जबकि प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 2020 तक औरंगाबाद जिला अंतर्गत जो ये अधिकारी थे, नगर पंचायत के सभी शिक्षकों के वेतन के भुगतान का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद के कार्यालय को प्राप्त हो चुका था। आवंटन के बावजूद सवाल ये उठता है कि आखिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद के द्वारा जनवरी माह के वेतन का भुगतान क्यों नहीं किए, जबकि जनवरी तक का आवंटित था। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि मिथिलेश कुमार जी के बारे में तो सब कुछ स्पष्ट है कि वो कैसे हैं और उन्होंने क्यों नहीं किया होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। आप इशारा समझ रहे होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें जो बात आई है कि बड़े पैमाने पर एरियर्स का भुगतान किया गया, जिसमें नियमित भुगतान हेतु पैसा नहीं बच पाया और जनवरी का भुगतान उन्हें नहीं हो पाया। इसलिए ये शिक्षक मांग करते हैं इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर सरकार से कि इसकी जांच उचित विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करते हुए की जानी चाहिए। शिक्षकों को भी सूक्ष्मता से इन बातों का अवलोकन कर इस पर उचित कार्रवाई हेतु मांग करनी चाहिए, ये भी मांग है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना श्री मिथिलेश कुमार जिले के सभी शिक्षकों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हैं और उनकी कार्य संस्कृति से जिले में आम लोग भी वाकिफ हैं। ये शिक्षक पेत्रुस तिर्की जी की हत्या के अपराधी हैं, इस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं। ये मेरा कुछ भी अपना जजमेंट नहीं है। ये कोई रजनीश जी हैं, इनके वॉल से ये प्राप्त हो पाया है। अब आप देखिए, इन हालातों में, इन स्थितियों में आप कटघरे में अगर शिक्षक को खड़ा करते हैं, अगर आप शिक्षकों से संवेदना की उम्मीद करते हैं, तो संवेदना तो आप उस ऑडियो में सुनिए कि वो अब से 1 महीना पहले सैनिटाइजर दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, लोगों को कैसे सुरक्षित रहना है इस पर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन पर संवेदनहीनता का आरोप माननीय मंत्री जी लगाते हैं और वो तो संवेदनशील हैं। लगभग 60 से ज्यादा 70 के करीब शिक्षकों की मृत्यु हो जाती है और वो संवेदनशील व्यक्ति हैं और शिक्षक संवेदनहीन। एक लालटेन युग था 15 साल का, युग तो 10 साल का होता है, वो 15 साल का था। और फिर ये एक लाइट का युग आया है, रोशनी का युग। यह ठीक वैसे ही है, किसी ने लालटेन जलाकर और अंधेरा कायम रखा और किसी ने रोशनी के चकाचौंध में अपनी सल्तनत कायम रखी। फर्क कुछ खास नहीं दिखता मुझे। शिक्षा की जो व्यवस्था है, दूसरे राज्यों को आप देखें,
चाहे आज कोरोना की जो स्थिति है, दूसरे राज्यों को देखें और हमारे राज्य की स्थिति को देखें। शिक्षा बद से बदहाल हो गई। शिक्षक नियोजित होते हैं सीटेट और टेट के एग्जाम देने के बावजूद, जबकि दूसरे राज्यों में वो नियमित होते हैं। इनकी मानसिकता पर सवाल है। ये जिस दिन से सत्ता में बैठे हैं तब से ये कार्यक्रम जारी है। मतलब शुरुआती दिनों से इनका बहुत कुछ ब्लूप्रिंट तैयार था और 15 साल फिर पूरे हो गए। और आज अगर ये आंदोलन कटघरे में खड़ा है तो इसके पीछे कुछ शिक्षक संघ के नेतृत्व की भी खामियां हैं। एक ऑडियो है जो औरंगाबाद के सुमन जी अपने एक नेता से, यादव जी से बात करते हैं और उसमें वो बात करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया है कि जो मुखिया जी लोग नियोजित शिक्षक बहाल किए 2003-05 में, और जो हम लोग हैं 2 लाख टेट वाले, और अभी 1 लाख और जो टेट में आने वाले हैं जो कोरोना से अभी रुका हुआ है, और आने वाले दिन में भी टेट के ही शिक्षक होंगे, तो इसलिए हम लोगों के साथ कुछ अन्याय नहीं हो। यानी टूट आपस में ही है और इसका ही फायदा सत्ता ले रही है। जी हां, इसका ही फायदा सत्ता ले रही है। और सुमन कुमार जी ये बोलते हैं, सुमन कुमार जी हैं या क्या सुमन जी उस ऑडियो में है सिर्फ। सुमन जी ये बोलते हैं कि अपने के चुनाव के तैयारी हुई थे। यानी एक तरह से आप ग्रिड फैक्टर आप भी क्रिएट कर रहे हैं कि हम 3 लाख टेट शिक्षक हैं। जब आप ही आपस में इस तरह से 2 तरह की मानसिकता के साथ जिएंगे तो युद्ध कैसे जीतेंगे। युद्ध जीतने के लिए संगठन के मजबूती की आवश्यकता होती है। सम्मान की लड़ाई यूं ही नहीं, सम्मान की लड़ाई पांडवों ने भी लड़ी थी, लेकिन 5 पांडवों में से 2 अगर ये सोचते कि हम तो माधवी के पुत्र हैं और 3 ये सोचते कि हम तो कौन्तेय हैं, तो युद्ध कमजोर हो जाता। इस बात को समझना होगा आपको भी, माननीय सुमन जी और ऐसे जो भी नेतागण हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा लूट लेंगे लोग मेरे गांव के। लेकिन जरूरत है संगठन के मजबूती की। आपकी मांग पूरी तरह सही है या नहीं, सरकार पूरी तरह गलत है या नहीं, यह मुद्दा दूसरा है। लेकिन लड़ाई अगर सम्मान की है तो एकजुट होना होगा। और सत्ता की मानसिकता तो कहीं न कहीं कटघरे में दिखती नजर आ रही है, जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। जब इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर ऑडियो में आप सुन रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि तमाम चीजें ठीक है, सुमन जी भी जो बात कर रहे हैं उसमें भी मंत्री जी कह रहे हैं कि बात हो था वह पैसा तो उन्हीं के बढ़ा के मिलता वो, यानी एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो पैसा तो उन्हीं के बढ़ा के दिया जाए तो वह एक नेता जब ये कहता है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बैठ करके जो बातें हो उसको कागज में लिख करके और एक साइन करके दे दीजिए कि जब ये एपिडेमिक जो अभी दौर चल रहा है कोरोना का खत्म हो तो फिर वो लागू हो। इस पर मंत्री जी तुरंत पलटी मार जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो हमें सशर्त बतिया रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो। दिक्कत क्या है अगर आपकी मानसिकता साफ है तो? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आम लोगों को भी ढूंढने होंगे। ठीक है, हर व्यवस्था में कुछ खामियां होती हैं, लेकिन शिक्षक, आप घर में एक माँ के, एक बाप के, माता पिता के अगर 4 औलाद हैं और किसी एक के साथ थोड़ा सा व्यवहार, उसे थोड़ी सी कम इज्जत दी जाए, उसे अगर समान रूप से नहीं चीजें दी जाए तो घर में भी द्वेष फैल जाता है और घर विखंडित हो जाता है। ये क्या सत्ता नहीं समझ रही कि क्या इससे शिक्षा व्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? तो अब आप ये कहेंगे कि आपने फिर ये नौकरी साइन करते समय क्यों किया? भाई साहब, जब भूख लगी होती है ना तो एक रोटी भी सोने की रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और फिर आप में, अंग्रेजों में
और जमींदारों में फर्क क्या है? जमींदारी किसे कहते हैं? सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं? सामंत अवसर होता है। वो सामंत एक रिक्शा वाला भी हो सकता है, वो सामंत एक दिहाड़ी का मजदूर भी हो सकता है, वो सामंत एक बार्बर बाल बनाने वाला भी हो सकता है। क्योंकि जब बारिश हो, कड़ाके की ठंड पड़े या बेहद जानलेवा गर्मी, एक रिक्शा वाला उस स्थिति में अपनी राशि खुद तय करता है और अपनी शर्तों पर आपको लेकर के जाता है, क्योंकि वो उस अवसर का फायदा उठाता है। सामंत कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता, सामंत अवसर होता है। और आपने भी इनकी भूख के अवसर का सामंतशाही व्यवस्था लागू करके इन्हें अपने शर्तों पर अपने हिसाब से एक नर्तकी बनाकर रखा है। एक ही घर में दो बच्चों के साथ दो तरह के रंग भेद की नीति क्यों? सत्ता आप कटघरे में खड़े होते हैं, इन शिक्षकों के साथ, इनके सम्मान के साथ आप बहुत ही गंदा व्यवहार कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री, आपके जो ऑडियो हैं वो पूरे सत्ता की मानसिकता पर सवाल कर रहे हैं। और इस सम्मान की लड़ाई में मैं आप तमाम शिक्षकों से आग्रह करता हूं, और उन तमाम हर क्षेत्र के लोगों से मेरा आग्रह है जिनके सम्मान के साथ अगर सत्ता मजाक करती है तो एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है। आएगा गोरख पांडे का वो शब्द सच साबित होगा जिसमें गोरख पांडे कहते हैं कि समाजवाद बबुआ धीरे से आई, आंधी बन के आई, गांधी बन के आई। वो सच होगा, लेकिन उस लकड़ी के गठरी की कहानी को याद रखना होगा आपको। इस 5 उंगलियों को याद रखना होगा आपको। जब तक ये मिलेंगे नहीं, एकजुट होंगे नहीं, तब तक ये मजबूत होगा नहीं। इनकलाब कभी संभव है ही नहीं।